नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है और न केवल आपके काम में बल्कि आपके निजी जीवन में भी समस्याओं को सुलझाने के नजरिए में एक क्रांति ला सकती है। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम है ब्रेकथ्रू थिंकिंग, यानी तर्ज फिक्र में एक बड़ी और सकारात्मक क्रांति, जिसे लिखा है जेराल्ड नाडलर और शोजो हिबिनो ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर समस्याओं को सुलझाने में इतना उलझ जाते हैं कि हम असल में समाधान ढूंढने के बजाय समस्या का विश्लेषण करने में ही अपना सारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। हम अक्सर वही पुराने घिसे-पिटे तरीके अपनाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, पिछली गलतियों को कुरेदते हैं और अंत में एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो या तो काम नहीं करता या फिर कुछ दिनों बाद एक नई समस्या को जन्म दे देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या सुलझाने का एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नया और बेहद प्रभावशाली तरीका मौजूद है। एक ऐसा तरीका जिसे लेखक दिमाग के लिए सॉफ्टवेयर कहते हैं। जी हाँ, यह किताब हमें उन 7 सिद्धांतों के बारे में बताती है जो पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं और हमें औसत दर्जे के परिणामों से निकालकर असाधारण सफलताओं की ओर ले जाते हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि आखिर हम गलत कहाँ हैं? लेखक कहते हैं कि पारंपरिक समस्या समाधान पद्धति, जिसे हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं और जो रेने डेस्कार्टेस के जमाने से चली आ रही है, वह मुख्य रूप से विश्लेषण पर आधारित है। इसका मतलब है कि जब भी कोई समस्या आती है, हम पूछते हैं कि यहाँ क्या गलत है या यह समस्या क्यों आई। हम उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। सुनने में यह तार्किक लगता है न? लेकिन लेखक कहते हैं कि यह तरीका अक्सर हमें पीछे की ओर धकेलता है। यह हमें अतीत में फंसा देता है। ब्रेकथ्रू थिंकिंग या नवोन्मेषी सोच इसके ठीक विपरीत है। यह अतीत की खुदाई करने के बजाय भविष्य की ओर देखती है। यह पूछने के बजाय कि क्या गलत है, यह पूछती है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं या हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जिसे सुनकर आप इस अंतर को बखूबी समझ पाएंगे। अमेरिका में एक बार जिप्सी मोथ यानी एक प्रकार के कीड़ों की समस्या बहुत बढ़ गई थी। ये कीड़े जंगलों और फसलों को बर्बाद कर रहे थे। सरकार ने एक बड़ी समिति बनाई, लाखों डॉलर खर्च किए और सालों तक रिसर्च की। वैज्ञानिकों ने कीड़ों के जीवन चक्र, उनके खाने की आदतों और प्रजनन का अध्ययन किया। डेटा के पहाड़ खड़े कर दिए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हर विभाग एक दूसरे से लड़ रहा था और अपनी बात मनवाने में लगा था। फिर जेराल्ड नाडलर, जो इस किताब के लेखकों में से एक हैं, को बुलाया गया। उन्होंने वहां जाकर यह नहीं पूछा कि कीड़े कैसे मारें, बल्कि उन्होंने पूछा कि हमारा असली मकसद क्या है। क्या मकसद कीड़ों को मारना है? नहीं, असली मकसद था जंगल और फसलों को बचाना और नुकसान को कम करना। जैसे ही ध्यान कीड़े मारने से हटकर नुकसान कम करने पर गया, लोगों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया।
उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कीड़ों को पूरी तरह खत्म करने की जगह उनके प्रबंधन पर जोर दिया गया। और यह तरीका बहुत कम समय और कम खर्च में सफल हो गया। यह है ब्रेक थ्रू थिंकिंग की ताकत। अब चलिए इस किताब के 7 सिद्धांतों में से पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करते हैं, जिसे लेखक विशिष्टता का सिद्धांत या द यूनिकनेस प्रिंसिपल कहते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं? जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम तुरंत देखते हैं कि दूसरों ने ऐसी स्थिति में क्या किया था। हम सोचते हैं कि अगर टोयोटा या जनरल मोटर्स ने ऐसा किया तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। या अगर हमारे पड़ोसी ने अपने बच्चे के लिए यह ट्यूशन लगवाया तो हमें भी वही करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। हर समस्या, हर स्थिति और हर संगठन अपने आप में अनोखा होता है। जो समाधान एक जगह काम कर गया, जरूरी नहीं कि वह दूसरी जगह भी काम करे। भले ही समस्याएं ऊपर से एक जैसी दिखें, लेकिन उनके पीछे के लोग, समय, संसाधन और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए हमें कॉपी पेस्ट करने की आदत छोड़नी होगी। हमें हर समस्या को एक कोरे पन्ने की तरह देखना चाहिए और उसके लिए एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जो विशेष रूप से उसी स्थिति के लिए बना हो। जब हम नकल करना छोड़ देते हैं और अपनी स्थिति की विशिष्टता को स्वीकार करते हैं, तभी हम असली नवाचार कर पाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा सिद्धांत, जो शायद इस पूरी फिलॉसफी का दिल है, और वह है उद्देश्य विस्तार का सिद्धांत या द पर्पस प्रिंसिपल। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर समस्या के पहले स्तर पर ही रुक जाते हैं और उसी का समाधान खोजने लगते हैं। लेकिन अगर हम क्यों और किस लिए पूछते रहें, तो हम बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। इसे समझाने के लिए किताब में एक शानदार उदाहरण है। एक कंपनी को लगा कि उनके गोदाम में ट्रकों पर सामान लादने में बहुत समय लग रहा है और सामान टूट फूट रहा है। उन्होंने सोचा कि समस्या सामान लादने में है। उन्होंने सलाहकारों को बुलाया, जिन्होंने सुझाव दिया कि गोदाम को ऑटोमेट कर दिया जाए, रोबोट्स लगाए जाएं, जिसमें लाखों डॉलर का खर्च था। लेकिन फिर किसी ने ब्रेक थ्रू थिंकिंग का इस्तेमाल किया और पूछा, हम सामान क्यों लाद रहे हैं? जवाब मिला, ताकि सामान गोदाम से बाहर जा सके। फिर पूछा, सामान गोदाम में क्यों आता है? जवाब मिला, ताकि उसे इकट्ठा करके ग्राहकों को भेजा जा सके। फिर अगला सवाल आया, क्या हमें सच में सामान को इकट्ठा करने की जरूरत है, या हम सीधे फैक्ट्री से ग्राहक को भेज सकते हैं? इस सवाल ने खेल ही बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें गोदामों की ही जरूरत नहीं है। उन्होंने गोदामों को हटा दिया और सीधे फैक्ट्री से माल भेजना शुरू कर दिया। सोचिए, जहां वे लाखों डॉलर खर्च करके नई मशीनें लगाने वाले थे, वहां उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया और भारी बचत की। यह होता है जब आप पूछते हैं कि इस काम का असली मकसद क्या है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें पेड़ की पत्तियों को नहीं, बल्कि जड़ को देखना चाहिए। अब हम तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। इसे कहते हैं अगले समाधान का सिद्धांत या द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट प्रिंसिपल। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम आज की स्थिति देखते हैं और एक ऐसा समाधान खोजते हैं जो आज काम कर जाए। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें भविष्य से शुरुआत करनी चाहिए। हमें पहले यह सोचना चाहिए कि आज से 3 या 5 साल बाद आदर्श समाधान क्या होगा। हमारा आदर्श भविष्य कैसा दिखता है?
जब हम उस आदर्श भविष्य को जान लेते हैं तो हम वापस वर्तमान में आते हैं और एक ऐसा समाधान बनाते हैं जो हमें उस भविष्य की ओर ले जाए। इसे भविष्य से वर्तमान की ओर सोचना कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले पूरा घर डिजाइन करता है, फिर नींव खोदता है। अगर आप सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहेंगे तो आप केवल पैचवर्क कर रहे होंगे, यानी फटे हुए कपड़ों पर रफू लगाना। लेकिन अगर आप भविष्य के आदर्श समाधान को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो आपका आज का समाधान ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी होगा। यह हमें छोटी सोच से निकालकर एक विजनरी यानी दूरदर्शी बनाता है। चौथा सिद्धांत है सिस्टम्स प्रिंसिपल या प्रणाली का सिद्धांत। लेखक कहते हैं कि कोई भी समस्या अकेले में नहीं होती। हर समस्या एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा होती है। जैसे हमारे शरीर में अगर पेट दर्द है तो हो सकता है उसका कारण सिरदर्द या तनाव हो। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अक्सर हम किसी समस्या के एक हिस्से को ठीक करते हैं, लेकिन उससे दूसरे हिस्से में गड़बड़ी हो जाती है। किताब में इसे आइसबर्ग या हिमखंड के उदाहरण से समझाया गया है। हम समस्या का केवल वही हिस्सा देखते हैं जो पानी के ऊपर है, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन असली समस्या जो 7/8 हिस्सा है वह पानी के नीचे छिपी होती है। इसमें लोग, तकनीक, वातावरण, नियम और सूचनाएं सब शामिल हैं। इसलिए जब भी हम कोई समाधान बनाएं, हमें यह देखना होगा कि इसका असर बाकी चीजों पर क्या होगा। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें हमें इनपुट, आउटपुट और पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखना होता है। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हम शॉर्टकट नहीं ले सकते। हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी, नहीं तो हमारा समाधान अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, जो उन लोगों के लिए बहुत राहत भरा है जो बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से थक चुके हैं। यह है सीमित सूचना संग्रह का सिद्धांत या लिमिटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रिंसिपल। पारंपरिक सोच कहती है कि निर्णय लेने से पहले जितना हो सके उतना डेटा इकट्ठा करो। हम सर्वे करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, आंकड़े जमा करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह अक्सर समय और पैसे की बर्बादी होती है। इसे वे एनालिसिस पैरालिसिस यानी विश्लेषण का लकवा कहते हैं। जब हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी होती है तो हम भ्रमित हो जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते। इसके अलावा ज्यादातर डेटा अतीत के बारे में होता है, जबकि हमें समाधान भविष्य के लिए चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें केवल वही जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए जो हमारे उद्देश्य और आदर्श समाधान के लिए जरूरी हो। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि समस्या कितनी बुरी है। हमें यह जानने की जरूरत है कि समाधान कैसा होना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको हर उस रास्ते का नक्शा देखने की जरूरत नहीं है जहां आप नहीं जाना चाहते। आपको सिर्फ अपनी मंजिल के रास्ते पर ध्यान देना है। इससे आप बहुत तेजी से और सटीकता से आगे बढ़ सकते हैं। छठा सिद्धांत मानवीय पहलू पर जोर देता है। इसे लोगों को शामिल करने का सिद्धांत या पीपल डिजाइन प्रिंसिपल कहा गया है। कोई भी समाधान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वे लोग उसे न अपनाएं जिन्हें उस पर काम करना है या जो उससे प्रभावित होने वाले हैं। अक्सर कंपनियों में मैनेजमेंट कमरे में बैठकर फैसला ले लेता है और फिर कर्मचारियों को उसे मानने का आदेश दे दिया जाता है।
इसका नतीजा क्या होता है? विरोध, असंतोष और विफलता। लेखक कहते हैं कि समाधान की प्रक्रिया में उन लोगों को शुरू से ही शामिल करें जो उससे जुड़े हैं। जब लोग किसी समाधान को बनाने में अपना योगदान देते हैं तो वे उसे अपना समझते हैं और उसे सफल बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। यह केवल अच्छी बात नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक जरूरत है। जापान की सफलता का एक बड़ा कारण यही है कि वे अपने कर्मचारियों के विचारों को महत्व देते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि तकनीक या प्रोसेस से ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं। हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि उन पर चीजें थोपनी चाहिए। और अंत में 7वां सिद्धांत है सतत सुधार का सिद्धांत या बेटरमेंट टाइमलाइन प्रिंसिपल। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कोई भी समाधान हमेशा के लिए नहीं होता। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं। जो समाधान आज एकदम सही है वह कल पुराना हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी संतुष्ट होकर बैठना नहीं चाहिए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि आज हम जो भी समाधान लागू कर रहे हैं उसे भविष्य में बदलना और सुधारना पड़ेगा। हमें अपने समाधानों में लचीलापन रखना चाहिए ताकि वक्त के साथ उन्हें अपडेट किया जा सके। यह सिद्धांत हमें ठहराव से बचाता है और निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। योजना बनाओ, लागू करो, सुधारो और फिर नई योजना बनाओ। तो दोस्तों, अगर हम इन 7 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो यह केवल समस्याओं को सुलझाने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हमें भेड़चाल नहीं चलनी है, बल्कि अपनी विशिष्टता को पहचानना है। यह हमें सिखाता है कि हमें छोटी छोटी समस्याओं में उलझने के बजाय बड़े उद्देश्यों पर ध्यान देना है। यह हमें सिखाता है कि हमें अतीत के मलबे में समाधान ढूंढने के बजाय भविष्य के सपनों में समाधान ढूंढना है। यह हमें सिखाता है कि हमें अकेले नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपना ले तो क्या बदलाव आ सकता है। मान लीजिए आप अपने करियर से खुश नहीं हैं। पारंपरिक सोच कहेगी कि दूसरी नौकरी ढूंढ लो जो थोड़ी बेहतर हो, लेकिन ब्रेकथ्रू थिंकिंग कहेगी रुको, पहले यह पूछो कि नौकरी करने का तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ पैसा कमाना है, या अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना है, या समाज की मदद करना है। जब आप इस गहरे उद्देश्य को समझ लेंगे तो हो सकता है आपको पता चले कि आपको नौकरी बदलनी ही नहीं है, बल्कि अपना खुद का काम शुरू करना है, या शायद उसी नौकरी में अपनी भूमिका बदलनी है। आप भविष्य के अपने आदर्श जीवन की कल्पना करेंगे और फिर आज कदम उठाएंगे। या मान लीजिए आप एक छात्र हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बजाय यह सोचने के कि मुझ में क्या कमी है, आप यह सोचें कि पढ़ाई का मेरा असली मकसद क्या है। क्या सिर्फ डिग्री लेना है या ज्ञान प्राप्त करके कुछ नया बनाना है। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि यह बदलाव आसान नहीं होगा। हमारा दिमाग पुरानी आदतों का गुलाम होता है। हमें विश्लेषण करने में, डेटा के पीछे भागने में और दूसरों की नकल करने में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। ब्रेकथ्रू थिंकिंग अपनाने के लिए साहस चाहिए। इसमें जोखिम है, क्योंकि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि किताब में कहा गया है,
अगर आप हमेशा वही करेंगे जो आपने हमेशा किया है, तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा है। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए, तो आपको अलग तरह से सोचना होगा। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब में जन्मजात रचनात्मकता है। बचपन में हम सब बिना किसी डर के नए तरीके आजमाते थे, बड़े सवाल पूछते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शिक्षा प्रणाली और समाज हमें एक ढांचे में ढाल देते हैं। हम सही उत्तर ढूंढने के चक्कर में नए उत्तर ढूंढना भूल जाते हैं। ब्रेक थ्रू थिंकिंग हमें उस खोई हुई रचनात्मकता को फिर से जगाने का मौका देती है। इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहूंगा। आज या कल, जब भी आपके सामने कोई छोटी या बड़ी समस्या आए, तो उसे पुराने तरीके से हल करने की कोशिश न करें। रुकें और खुद से पूछें, इस समस्या को सुलझाने का मेरा असली उद्देश्य क्या है और इसका आदर्श समाधान क्या हो सकता है। डेटा के पीछे भागने से पहले सोचें कि आपको वास्तव में क्या जानने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, उस समस्या से जुड़े लोगों से बात करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, समाधान खुद ब खुद आपके सामने आने लगेंगे, और वे समाधान ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। जेराल्ड नाडलर और शोजो हिबिनो की यह किताब ब्रेक थ्रू थिंकिंग वास्तव में एक उपहार है। यह हमें याद दिलाती है कि भविष्य हमारे हाथों में है और हम अपनी सोच से उसे आकार दे सकते हैं। तो चलिए, आज से ही हम अपनी सोच की खिड़कियां खोलें और ताज़ी हवा को अंदर आने दें। जटिलता से सरलता की ओर बढ़े और समस्याओं को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर समझें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी। नमस्ते।